नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी टेट संस्कृत शिक्षा शास्त्र के 50 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लेकिन साथियों, परीक्षा की घड़ी नज़दीक है और परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की ही नहीं, आपके धैर्य की भी परीक्षा है। और पढ़ाई में सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत। यदि आपने मेहनत को शिद्दत से किया है, पूरी ईमानदारी पूर्ण लगन के साथ किया है, तो अब जो समय है वह आपके धैर्य का है और धैर्य के साथ अध्ययन करने का है। और अध्ययन भी अधिकतर सेल्फ स्टडी पर आपको जोर देना चाहिए। तो साथियों, यदि मेहनत बहुत शानदार है और उसमें आपने धैर्य को भी शामिल कर लिया तो आपकी जीत निश्चित है। साथियों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो मेहनत तो आपको करना ही है, साथ के साथ आपके धैर्य को भी संजोए जीवंत रखना है, ताकि आप आपके पेपर को करने के तरीके में और जो आपकी मेहनत को 100% सफल कर पाएँ, उसके लिए आपके अंदर धैर्य ज़रूरी है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली हो ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो इतना हौसला आपको बना के रखना है। और तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न हार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, यह साधना का चरम क्षण है और आपको पता है असाध्य वीणा बजानी तो आपको ही है। तो अच्छी तरह से समय सारणी बनाएं, नियोजित रखें, अपने आप को सकारात्मक रखें, अनावश्यक गतिविधियों में लिप्त ना हो, जिससे कि आप 100% अपने एफर्ट अपनी परीक्षा को, अपने एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करने के लिए लगा सकें। तो आज हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षा शास्त्र के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और संस्कृत की अपनी तीसरी क्लास है और इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो अधिकतर वर्ग 2 में पूछे गए हैं एमपी टेट। तो इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा किस लेवल पर आपको चीज़ों को तैयार करना है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि विनय महोदय से मूल देशः क। अब ये एमपी टेट वर्ग 2 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जबकि आपको पता है विनय महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने जो बाल विकास या मनोविज्ञान के जो प्रश्न भी हैं अधिकतर संस्कृत और हिंदी में उस समय पूछे गए हैं। तो इन पर भी यानी बाल विकास का अध्ययन आपको अच्छी तरह कर लेना चाहिए। विनय महोदय मूल देशः क। तो विनय महोदय का मूल देश क्या है? रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है। बताइएगा क्या है। तो विनय महोदय का आपको पता है कि विनय महोदय ने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1908 में किया था और विनय महोदय फ्रांस के हैं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण भी आपने पढ़ा होगा। तो बुद्धि के क्षेत्र में इन्होंने अनिर्वचनीय कार्य किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। विलियम उंट महोदय अस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकः। विलियम उंट महोदय अस्य सिद्धांत से प्रवर्तक है। क्या वो जीवन वृत्त विधि के प्रवर्तक हैं? क्या वो अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं? क्या वह प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक हैं? क्या वह बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं? बताइएगा। तो विलियम उंट आपने पढ़ाई होगा, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। तो फिर विलियम उंट प्रयोगात्मक विधि के जनक हैं। और एक और विधि है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि के जनक किलपेट्रिक हैं। ये तो प्रयोगात्मक विधि के जनक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अस्मिन् वर्षे चिंतन शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति विकासः भवति। यानी किस वर्ष में चिंतन शक्ति
एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। षष्ठम वर्षे, सप्तम वर्षे, एकादश वर्षे, दसम वर्षे। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होना है। तो एकादश वर्षे चिंतन शक्ति है एवं निरीक्षण शक्ति है विकास है भवति, अर्थात 11 वर्ष में चिंतन शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आदर्शवादस्य दार्शनिक अयम, यानी यह प्रश्न कहता है कि आदर्शवादी दार्शनिक कौन है। सुकरात है, रूसो है, डुरेंड्रेक है या फिर वाल्टेर वर्य है। तो इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए, सुकरात एक आदर्शवादी दार्शनिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाल्यः कृते बलम क दत्तवानः, यानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर जो सर्वाधिक जोर है किसने दिया है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की तो साथियों बुनियादी शिक्षा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एतेषु छात्राणां मूल्यांकन पद्धति है उत्तमः भवति, यानी इनमें से छात्रों की कौन सी मूल्यांकन पद्धति उत्तम है। वर्ष में 3 बार करना चाहिए, वर्ष में 1 बार मूल्यांकन करना चाहिए, वर्ष में समयानुगुणम मूल्यांकन, या फिर वर्ष में समय के अनुसार मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर वर्षे द्विवारम, वर्ष में 2 बार करना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होना है कि वर्ष में समय के अनुसार गुणों का मूल्यांकन छात्रों की उत्तम पद्धति को दर्शाता है, समय के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कोठारी आयोग से अपरम नाम है। कोठारी आयोग से अपरम नाम है। साथियों आपको पता होगा कि मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों ने अपनी अपनी अनुशंसाएं दी है। जैसे अपन बात करें स्वतंत्र भारत में प्रथम आयोग राधाकृष्णन आयोग है, उसके बाद में मुदालियर आयोग है, उसके बाद कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। तो यानी मूल्यांकन प्रणाली में किस प्रकार सुधार हो, लचीली किस प्रकार हो, बोझ रहित किस प्रकार हो और कैसे छात्रों के सभी पक्षों का एक मूल्यांकन हो सके। तो कोठारी आयोग से अपरम नाम है, यानी कोठारी आयोग का नाम क्या है। तो कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखिएगा कोठारी आयोग की यदि अपन बात करें 1964 में तो इसका गठन हुआ था 1964, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी। इसके बाद में कोठारी आयोग से संबंधित आप और भी तथ्य ध्यान रख सकते हो, जैसे मूल्यांकन की रीतियां वे साधन हैं जिनके द्वारा वांछित दिशाओं में छात्र के विकास के विषय में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। ये रीतियां विश्वसनीय, वस्तुपरक तथा व्यावहारिक होनी चाहिए। ये बात भी कोठारी आयोग कहता है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष रहे हैं। लिखित परीक्षाओं को सुधारने के लिए प्रयास किया जाए। देखो साथियों, आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और कॉपी पेन लेकर के आप लिखना शुरू करोगे मुख्य बिंदुओं को, तब चीज़ें आपके लिए उपयोगी रहेगी। नहीं तो मेरा और आपका समय जाया करना ही है। यदि आप पूरे इत्मीनान के साथ चीज़ों को आत्मसात नहीं करोगे ध्यानपूर्वक सुन करके, तो कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है, और इसमें मेरा भी समय व्यर्थ है और आपका भी समय व्यर्थ है। तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो आपको लिख लेना चाहिए। कोठारी आयोग का इसका ऑप्शन तो सी होगा। कोठारी आयोग का नाम पूछे तो शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग बोलते हैं। जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग, अपरम यानी होता है बाद का नाम, तो मुदालियर आयोग के बाद का नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग का शिक्षा आयोग। लेकिन कोठारी आयोग ने क्या क्या अनुशंसाएं की है, क्या क्या सुझाव दिए हैं,
ये आपको याद रखना चाहिए। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई मुदालियर आयोग ने सीसी या मूल्यांकन पद्धति में क्या सुझाव दिए। तो अभी अपन बात करते हैं कोठारी आयोग की। गठन पूछे 1964, 1964, रिपोर्ट 1966। ये कहते हैं कि लिखित परीक्षाओं को सुधारने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उन मुख्य पक्षों को मापने के लिए विभिन्न रीतियों को खोजा जाए जिनका मापन लिखित परीक्षा द्वारा नहीं हो पाता है। और ये कहते हैं कि लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मौखिक व निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाए। मौखिक और निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाए। किसके अतिरिक्त? लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त। संचयी अभिलेख पत्रों की व्यवस्था की जाए। बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया जाए। आंतरिक जांच व्यापक हो, बालक की आंतरिक जांच व्यापक हो, इसके द्वारा बालकों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। बाह्य परीक्षाओं के साथ साथ आंतरिक जांचों को भी प्रमाण पत्र प्रदान करने का आधार बनाया जाए। और निर्मित जांचों, मौखिक परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं, मनोवृत्तियों, रुचियों, योग्यताओं आदि को जांचने के लिए विभिन्न प्रमाणीकृत जांचों का प्रयोग किया जाए। तो इसमें विशेष आपको ध्यान रखना, ये एक तो आंतरिक जांच को व्यापक करने पर जोर देते हैं, लिखित परीक्षाओं की बजाय मौखिक तथा निदानात्मक परीक्षाओं के प्रयोग पर जोर देते हैं। और क्या उनका परफॉर्मेंस रहा बालकों का, उन्हें रिकॉर्ड के रूप में रखने पर भी जोर देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी तो होना ही है, क्योंकि कोठारी आयोगम अपरम नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः? तो जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः? तो बुद्धि संरचनात्मकस्य, प्रयोगात्मक मनोविज्ञानस्य, सक्रियानुबंधनस्य, संज्ञानात्मक विकासस्य। तो जीन पियाजे आपको पता है, जीन पियाजे का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत बाल विकास के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और ये भी आपके एमपी टेट 2019 में पूछा गया था वर्ग 2 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हेनरी कोल्डवेल कुरु द्वारा प्रतिपादः विधि क्रीडा विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, मॉन्टेसरी विधि। तो हेनरी कोल्डवेल कुक आपको पता है खेल विधि के प्रतिपादक हैं, क्रीडा विधि। तो इसका सही आंसर क्या आना है? ऑप्शन नंबर ए। इंग्लैंड में 1907 में आपको पता होगा इन्होंने, और ये खेल विधि तो हेनरी कोल्डवेल कुक की है। और किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल की है। किंडरगार्टन विधि में भी फ्रोवेल खेल को ही अत्यधिक महत्व देते हैं। और हेनरी कोल्डवेल कुक ने खुद फ्रोवेल के विचारों से प्रेरित होकर के खेल विधि का निर्माण किया था। और इन्होंने क्या, खेल विधि में अलग अलग पक्षों के खेल निर्धारित किए थे। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए अलग, भावात्मक पक्ष के लिए अलग, क्रियात्मक पक्ष के लिए दौड़ लगाना और ज्ञानात्मक पक्ष के लिए अंत्याक्षरी करना, इस प्रकार के खेलों को सम्मिलित किया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खेल से सर्वाधिक भावनात्मक पक्ष का विकास होता है। किस पक्ष का विकास होता है? भावनात्मक पक्ष का विकास होता है। तो खेल विधि यानी संस्कृत में खेल को क्रीड़ा बोलते हैं। तो आपको संस्कृत में यही ध्यान रखना है, याद तो है आपको सब कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो हिंदी अनुवाद आपको यदि आ गया संस्कृत में तो पूरी ही शिक्षण विधियां हिंदी की जो आपने पढ़ी है उससे सही हो जाएगी आपके। जितना भी एमपी टेट का शिक्षा शास्त्र है ना, तो हिंदी को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। लेकिन आप जब तक संस्कृत का प्रैक्टिस नहीं करोगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जब तक आप एक एक प्रश्न क्या कहना चाह रहा है उसको आप समझ नहीं पाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम्? एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम्? यानी ये प्रश्न कह रहा है कि किस पाठ को पढ़ते समय सबसे आवश्यक किम, यानी सबसे क्या आवश्यक है। किसी भी पाठ को पढ़ते समय सबसे आवश्यक क्या है।
क्या पाठस्य अर्थबोध है? पाठ का अर्थबोध आना चाहिए? क्या पाठ को शीघ्रता से पढ़ना चाहिए? क्या पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए? क्या विराम चिन्हों और शुद्धों का प्रयोग करना चाहिए? तो ये सब चीज़ें तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है कि इनमें से भी क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए, पाठस्य अर्थावबोध है, यानी पाठ के अर्थ का बोध होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर छात्र द्वारा किसी पाठ को पढ़ते समय सबसे आवश्यक उस पाठ के अर्थ का बोध होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादक है, यानी क्षेत्रवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वे देखो, ये पूरे प्रश्न मनोविज्ञान के हैं, फिर भी संस्कृत में पूछे जा रहे हैं और ये एमपी टेट में ही पूछे जा रहे हैं। क्षेत्र सिद्धांत से प्रतिपादक है क्या? तो आपको पता है क्षेत्रवाद सिद्धांत के प्रतिपादक तो कर्ट लेविन महोदय हैं, और पावलोव का भी सिद्धांत आपने देखा होगा, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत और टॉलमेन का सिद्धांत और हल। तो इसका सही आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। साथियों, इसी कोलाहल की वजह से मैं आपको निरंतर वीडियो दे नहीं पाता हूँ, नहीं तो मैंने कंटेंट पूरा क्या पढ़ाना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, पूरा संकलन इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन दो ही ऑप्शन है, या तो मैं रात के 12 बजे के बाद आपके लिए वीडियो बनाऊं, या फिर मैं सुबह 3 या 4 बजे उठकर 6 बजे से पहले। नहीं तो फिर कोलाहल शोर शराबा चलता ही रहता है, और फिर कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता है क्योंकि पूरे दिन ऑफलाइन क्लासेस में हो जाता है, उसके उपरांत फिर रात के 12 बजे के बाद जगना, फिर सुबह से क्लास लेना, तो इतना शारीरिक श्रम करने में कभी कभी असंभव हो जाते हैं। लेकिन पूरी कोशिश रहती है, इसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा, लेकिन सुनने पर पूरा ध्यान देना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप इसका समझ करके उत्तर दे पाए तो फिर मैं समझूंगा कि आपको हिंदी अनुवाद करना आता है संस्कृत का, और आप बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर आने वाले हो। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका कक्षायां भावभंगिमया अभिव्यक्त्या च सह एकां बहुरुचिकरां कथां श्रावयति। तत् अनन्तरं सा कांश्चन छात्रन् तां कथा स्वशब्दे पुनः कथयितुं निर्दिशति एवं सा आकलनं करोति। यह प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका, यानी दूसरी कक्षा की शिक्षिका, कक्षायाम यानी कक्षा में, भावभंगिमा तथा अभिव्यक्ति के द्वारा एक अत्यधिक रुचिकर कथा श्रावयति यानी कथा सुनाती है, तथा अनंतरम यानी उसके बाद वह कुछ छात्रों से उस कथा को अपने शब्दों में कहने का निर्देश देती है। एवं सा आकलन करोति, ऐसा करके वो शिक्षिका क्या आकलन कर रही है, किसका आकलन कर रही है? पुनः सुनना हिंदी अनुवाद। दूसरी कक्षा की शिक्षिका कक्षा में भावभंगिमा तथा अभिव्यक्ति के द्वारा एक अत्यधिक रुचिकर कथा सुनाती है, तथा उसके द्वारा कुछ छात्रों से उस कथा को अपने शब्दों में कहने का निर्देश देती है। ऐसा कर वह शिक्षिका क्या आकलन कर रही है? क्या वह पठन अवबोधस्य, क्या वह लेखन अवबोधस्य, श्रवण अवबोधस्य, संभाषण अवबोधस्य, चारों में से किसका आकलन कर रही है? आकलन निरंतर होता है, ध्यान रखना। अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं आकलन में, मापन मूल्यांकन में अंक दिए जाते हैं। मूल्यांकन सत्र समाप्ति या किसी प्रक्रिया के अंत में होने वाला चरण है मूल्यांकन। तो आकलन कौन सा करना चाह रही है भाई? तो वह पढ़े गए विषय का बोध, पढ़े गए विषय का बोध का आकलन करना चाह रही है, क्योंकि पहले तो उसने कथा सुनाई, अब उस कथा से बच्चों ने कितना ग्रहण किया, कितना सीखा,
तो इस प्रकार से यदि वो फिर से प्रश्न पूछती है तो फिर उसे बोलते हैं पठनावबोधस्य, पठन का अवबोध यानी विषय का बोध का आकलन करना चाह रही है। नेक्स्ट प्रश्न है बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणं भवति प्रमुखतया। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर बताइएगा। बताइएगा, इसका आंसर होना है बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणं भवति प्रमुखतया, यानी जो बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणं भवति प्रमुखतया, एक तो शब्द है अधिग्रहण और एक शब्द आएगा अधिगम, और आपका टॉपिक है भाषा सीखना और भाषा को ग्रहण करना। तो बालक जो मातृभाषा को तो अधिग्रहण करता है, और मातृभाषा को अधिग्रहण करने में बालक का सबसे महत्वपूर्ण श्रवण कौशल काम करता है। सबसे पहले वो सुन करके ही मातृभाषा को अधिग्रहण करता है। तो अधिग्रहण में दो चार चीज़ें आपको ध्यान रख लेना चाहिए। अधिग्रहण एक जन्मजात है, वह चीज़ों को प्रारंभिक स्तर से सुनने लगता है। अधिग्रहण स्वाभाविक रूप से होता है, यहाँ पर कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अधिगम लर्निंग में अभ्यास की आवश्यकता होती है। और अधिग्रहण प्रकृति आधारित होता है, यानी स्वाभाविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि कोई बालक किसी भी भाषा को सरल तरीके से यदि वो सीखता है, अधिग्रहण करता है, अपने परिवार के व्यक्तियों, समाज के व्यक्तियों से जो मातृभाषा सीखी जाती है उसे बालक अधिग्रहण करता है, तो ध्यान रखना वो अधिगम नहीं करता है, अधिग्रहण करता है। तो इसका तो अधिग्रहण तो बालक श्रवण के माध्यम से ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। बढ़ता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। अब देखो, एक तो उत्पादक कौशल हैं। उत्पादक कौशल क्यों कहा? क्योंकि इनके माध्यम से और अन्य कौशलों का उत्पादन होता है। उत्पादक का तात्पर्य यह है, सुनना ध्यान से, एक तो होता है आधारभूत कौशल, आधारभूत कौशल, और आधारभूत कौशल ध्यान रखना, एक तो सुनना है और एक बोलना है। और इन आधारभूत कौशलों से ही बाद के दो कौशलों का उत्पादन हुआ। अब दो कौशल कौन कौन से हैं? सुनना बोलना के अतिरिक्त पढ़ना और लिखना। और इन पढ़ना और लिखना, एक इनके आधारभूत कौशल कौन से थे? सुनना और बोलना। तो सुनना और बोलना से इनका उत्पादन हुआ, इसलिए पठन और लेखन को उत्पादक कौशल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो ही जाएगा। ऑप्शन आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न भी अच्छा है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह प्रश्न सी टेट में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि यह प्रश्न का आप उत्तर दे पाते हो तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में आपको अंतर समझ में आ गया। भाषा अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीनः, यानी भाषा अधिग्रहण के संबंध में कौन सी उक्ति सही है, कौन सा कथन सही है। अभी मैंने इससे पूर्व प्रश्न में भी बताया है आपको अधिग्रहण। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रत्येकम बालकस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजाता शक्ति अस्ति है। प्रत्येक बालक में भाषा को अधिग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है। बी ऑप्शन कहता है बाला विभिन्न स्रोतेभ्य भाषायाः अधिगम कुर्वन्ति। बालक विभिन्न स्रोतों से भाषा का अधिगम करता है। भाषाम अधिगृहीतुम बालानाम जन्मजाता शक्ति नास्ति। भाषा को अधिग्रहण करना बालक की जन्मजात शक्ति नहीं है। तो इससे तो बाहर करो आप। यदा बाला विद्यालयम आगच्छति तदा वे भाषायाम अधिगम कुर्वन्ति। जब बालक विद्यालय आता है तब वह भाषा का अधिगम कुर्वन्ति।
लेकिन ये तो भाषा अधिगम के संबंध में तो चौथा ऑप्शन हुआ, जबकि पूछ क्या रहा है भाषा का अधिग्रहण। तो डी भी नहीं होना है, सी में नास्ति आ गया तो सी भी नहीं होना है। और भाषा विभिन्न श्रोतव्य भाषाया अधिगम कुर्वन्ति, तो यहाँ भी अधिगम वाली बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि प्रत्येक बालक भाषा का अधिग्रहण, प्रत्येक बालक में भाषा को अधिग्रहण करने की शक्ति जन्मजात होती है। प्रश्न है कि एकस्य भाषाया अधिगमर्थम अधस्तनेषु एकस्य महत्वम सर्वाधिकम, यानी एक भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या पुस्तकानां पठनम, पुस्तकों को पढ़ना है, चलचित्राणां नाटकानां व प्रेक्षणम, यानी चलचित्र और नाटकों को देखना है, अध्ययन अध्यापन सामग्री नाम उपयोग है, क्या टीचिंग मेथड का उपयोग करना चाहिए, यानी सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, सामाजिक संवाद करना चाहिए। तो एक भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। तो किसी भी भाषा, देखो भाषा एक अनुकरण से सीखी जाने वाली, अनुकरण से सीखी जाती है, और ये अत्यधिक अपन को जैसा वातावरण मिलेगा ना वैसी अपन भाषा को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा जो सीखी जाएगी वह सामाजिक संवाद के द्वारा सीखी जाएगी। बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषाम, बालक स्वाभाविक रूप से तस्य प्रथमाम भाषाम, यानी बालक स्वाभाविक रूप से पहली भाषा यानी प्रथम भाषा को सीखता है, अधिग्रहण करता है, पुनर्बलन से सीखता है, अधिगच्छति या फिर अनुकरोति। तो बालक स्वाभाविक रूप से प्रथम भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक स्वाभाविक रूप से पहली भाषा का ही अनुकरण करता है, और अनुकरण एक शीघ्र और सहज प्रक्रिया है, सहजता से वो भाषा को अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। तो दो कौशल तो आपको पता है, ग्रहणात्मक कौशल हैं और दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। और ये भाषा के चार कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना फ्रोबेल के अनुसार इनका क्रम रहेगा। तो ग्रहणात्मक कौशल पूछा है कि जिससे एक तो सुन करके बालक अर्थ ग्रहण करता है, और एक ग्रहणात्मक कौशल। तो पहला और तीसरा, यानी सुनना के बाद बोलना छोड़ो, पढ़ना और लिखना। तो पहला और तीसरा तो ग्रहणात्मक कौशल है, पहला और तीसरा यानी श्रवण और पठनम, और दूसरा और चौथा अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी बोलना और लिखना। ये कौन से कौशल होंगे? अभिव्यक्तात्मक कौशल होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर डी, श्रवणम पठनम च। प्रश्न है कि शिक्षिका विशेषण विषये व्याख्यानं करोति, सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकं न्यूनातिन्यूनम् एवं सर्वगुणं वर्णयितुं निर्दिशति, अनन्तरं च तस्य लक्षणं ददाति, अयं विधि कथ्यते। अर्थात शिक्षिका विशेषण के विषय में व्याख्यान करती है, शिक्षिका विशेषण के विषय में व्याख्यान करती है, वह तभी सभी छात्रों को कम से कम अथवा अपने गुणों का वर्णन करने का निर्देश देती है। सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकम, कम से कम एवं स्वगुण यानी अपने गुणों का वर्णन करने का निर्देश देती है। अनंतरम च तस्य लक्षणम ददाति, उसके बाद उसके लक्षण को देती है। अयम विधि कथ्यते, यह विधि क्या है? यानी फिर से सुनिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है
कि कोई शिक्षिका विशेषण विषय में व्याख्यान करती है। और विशेषण का तात्पर्य क्या है कि जो विशेषता बताने का काम करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो पहले तो वो कोई शिक्षिका विशेषण विषय में व्याख्यान करती है, वह तभी सभी छात्रों को कम से कम अथवा अपने गुणों का वर्णन करने का निर्देश देती है। वो कहती है कि संक्षिप्त रूप से आपकी विशेषताओं को बताइए, और उसके बाद उसके लक्षण को देती है, और विशेषताओं के फिर वो लक्षण निर्धारित करती है। ऐसा करना क्या कहलाता है? क्या वह समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि है? क्या वो निमंजन विधि है? क्या वो आगमन विधि है? निगमन? तो आगमन, निगमन, निमंजन तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। तो समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, तो समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कहलाती भाई, ऐसा यदि वह शिक्षिका कर रही है तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शिक्षकस्य सहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। यहाँ पर ये भाषा है, तो शिक्षकस्य सहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते, यानी छात्र शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिकता से कौन सी भाषा सीखता है? औपचारिकता की बात हो रही है, समझना। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक की सहायता से, यानी कोई भी छात्र शिक्षक की सहयोग के द्वारा औपचारिकता से कौन सी भाषा सीखता है? अब छात्रों, यदि अनौपचारिक की बात आएगी ना, तो फिर वो मातृभाषा होगी। मातृभाषा बालक परिवार से सीख करके आता है, इसलिए परिवार बालक की अनौपचारिक संस्था है और विद्यालय बालक की औपचारिक संस्था है। तो यहाँ पर मातृभाषा को हटाओ ऑप्शन से, गृह भाषा को हटाओ, प्रथम भाषा भी बालक की मातृभाषा ही होती है। अब बचा क्या है? द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा को बालक विद्यालय में आकर के सीखता है, नियमबद्ध तरीके से सीखता है, शुद्ध सीखता है, इसीलिए औपचारिक है। तो औपचारिकता या द्वितीय भाषा को सीखता है, वही ध्यान रखना, मातृभाषा को नहीं। मातृभाषा अनौपचारिक है। भाषायाः पाठ्यचर्यां साहित्यस्य समावेश स्यात् यत्, यानी ये कह रहा है कि भाषा की पाठ्यचर्या में साहित्य को समावेश होना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होगा? भाषाया पाठ्यचर्यां साहित्यस्य समावेश स्यात् यतः, भाषा की पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो छात्रों में को क्या लाभ है? तो ऑप्शन देखिएगा, छात्राणां पाठ्यक्रम भारम न्यूनम करोति, क्या यह छात्रों के पाठ्यक्रम का जो बोझ है उसको कम कर देगा? साहित्य। नवीन शब्दानां ज्ञाने छात्राणां सहाय्यं करोति, नवीन शब्दानां ज्ञाने छात्राणां सहाय्य करोति, नवीन शब्दों के ज्ञान में छात्रों की सहायता करेगा। इदं नैसर्गिक भाषाया पठन पाठनस्य माध्यमम् अस्ति, यह नैसर्गिक भाषा के पठन पाठन का माध्यम बनेगा। इदं विद्यार्थिनः आलोचनात्मक क्षमता वर्धयति, क्या यह बालक में आलोचनात्मक क्षमता का विकास करेगा? तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों यह प्रश्न क्योंकि प्राथमिक स्तर पर यदि किसी भी भाषा की पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश किया जाता है तो वह विद्यार्थियों में आलोचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। आलोचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है, गुण दोष के आधार पर निष्कर्ष निकालना क्या अच्छा है, क्या तो दोनों कसौटियों पर गुण और दोष पर खरा उतारा जाता है किसी भी पाठ्यक्रम को, तो वहाँ पर बालकों में आलोचनात्मक क्षमता वर्धयति यानी विकास करना है। पूर्व पठितायाः कथायाः पुनः कथनार्थं छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षकः आकलयितुं समर्थो भवेत्। प्रश्न कह रहा है कि पूर्व पठित, अर्थात पूर्व पठित से तात्पर्य पहले पढ़े गए कथा को पुनः कथनार्थम फिर से पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देश देकर शिक्षक क्या आकलन करना चाह रहा है?
यानी किसके आकलन करने में समर्थो भवेत, समर्थ होगा। पुनः सुनिएगा, इसका प्रश्न का भाव क्या है कि पूर्व पठित अर्थात पहले पढ़े गए कक्षा नहीं, कथा। पूर्व पठित अर्थात पहले पढ़े गए कथा को फिर से पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देश देकर शिक्षक छात्रों के उच्चारण का आकलन करने में समर्थ है। भाई, उच्चारणम, वर्तनीम, स्मृति शक्तिम, अवबोधम। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए, उच्चारणम। प्रश्न है कि लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यते। लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यते कौन सा लेखन संबंधी विकार है। अब देखो, डिसकाल्कुलिया तो ये तो गणना संबंधी हो गया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया पठन संबंधी हो गया। ये किससे संबंधी हो गया, पठन संबंधी। डिसकाल्कुलिया कैलकुलेट, ये गणना करने संबंधी हो गया। डिसग्राफिया, ऐसे ध्यान रखना ग्राफ पर लिखा जाता है, तो डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भाषा परीक्षाया उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठ कक्षायाः शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति इति, अनन्तरं सा अन्यस्या परीक्षाया रचनां कृत्वा तं नियोजयति, एवं प्रकारक परीक्षा कथ्यते। यानी यह है कि भाषा द्वारा, यानी कोई शिक्षिका द्वारा भाषा परीक्षा, किसी शिक्षा द्वारा भाषा की परीक्षा, किसी शिक्षिका द्वारा दृष्टवा, षष्ठ कक्षा, किसी शिक्षिका द्वारा कक्षा 6 के भाषा परीक्षा द्वारा यह जान लिया जाता है, किसी शिक्षिका द्वारा भाषा की परीक्षा में कक्षा 6 की भाषा परीक्षा द्वारा यह जान लिया जाता है कि छात्रों का प्रदर्शन ठीक नास्ति यानी नहीं है। यानी कोई शिक्षिका कक्षा 6 की भाषा की परीक्षा लेती है और यह जान लेती है कि भाई छात्रों ने जो भाषा विकास है वो प्रदर्शन ठीक नहीं, अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद वह जब दूसरी परीक्षा की रचना करके पुनः परीक्षा का आयोजन करती है तो तब वह किस प्रकार की परीक्षा लेना चाह रही है, यह है इसका। पुनः सुनना ध्यानपूर्वक कि शिक्षिका द्वारा कक्षा 6 के भाषा परीक्षा द्वारा यह जान लिया जाता है कि छात्रों का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसके बाद जब वह दूसरी परीक्षा की रचना करके पुनः उस परीक्षा का आयोजन करती है तब इस प्रकार की परीक्षा क्या कहलाती है। तो छात्रों, इस प्रकार की जो परीक्षा कहलाएगी वह परीक्षा होगी, चलो ऑप्शन देखते हैं इसके, क्या वह योगात्मक परीक्षा है, सम्मेटिव टेस्ट है। देखो, योगात्मक परीक्षा तो अंत में होता है टेस्ट, और योगात्मक परीक्षा में तो आपको पता होगा जो भी प्रश्न पत्र वो बाहर बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। क्या वो निदानात्मक परीक्षा है, क्या वह संचयात्मक परीक्षा है, क्या वह रचनात्मक परीक्षा है। तो इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी शिक्षक यदि खुद ही प्रश्न पत्र बनाता है, खुद ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करता है, और तो ऐसी प्रक्रिया यानी विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र बनाना, उसी शिक्षक द्वारा बनाना, उसी शिक्षक द्वारा जांच कर लेना, ये तो रचनात्मक परीक्षा है। और यदि प्रश्न पत्र बाहर कोई बोर्ड बनाए, फिर परीक्षा हो, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच है तो उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जाए विद्यालय में, और फिर उसका जो मूल्यांकन होता है तो फिर वो योगात्मक है। तो रचनात्मक ध्यान रखना, पूरी प्रक्रिया विद्यालय में ही होती है। तो इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न भी अच्छा है, पढ़िएगा इसे। इसको समझ लो अच्छे तरीके से, बहुत शानदार प्रश्न है। और ये आपसे सिर्फ संस्कृत में ही नहीं, आपके जो 5 विषय है किसी में भी पूछा जा सकता है, और एक ही विषय में नहीं, यही प्रश्न 2 बार भी आ सकता है। हो सकता है पर्यावरण में आ जाए, हो सकता है गणित में आ जाए। तो पहले इसको अपन समझते हैं और ध्यानपूर्वक सुनना क्या कहना चाह रहा है, और इसमें मैं आपको और भी इसकी विशेषताएं क्या रहेगी, आपको कैसे इसकी पहचान करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। कह रहा है कि प्रश्न काश्चित
भाषा शिक्षिका, कश्चित यानी कोई भाषा की शिक्षिका, एकाम कक्षाम एक कक्षा को पाठित्वा यानी पढ़ाकर, स्वदैनंदिनीयाम यानी स्व यानी अपनी, दैनंदिनी यानी जो दैनंदिनी एक डायरी होती है जिसमें दिनचर्या के कार्यों को लेखा जोखा किया जाता है। तो दैनंदिनी में लिखती यानी लिखती है। अब क्या लिखती है कि छात्रे बे भाषा क्रीड़ा बहु अरोचत यानी छात्रों की भाषा क्रीड़ा यानी भाषा का खेल बहुत रुचिकर लगा। ते तस्याम वे उसमें यानी उस क्रीड़ायाम सक्रिय भागम गृहीतवन्तः यानी उस क्रीड़ा में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिए हैं। लेकिन परंतु यानी लेकिन जो तीसरा समूह था, अपेक्षितम प्रतिफलम न प्राप्तवान, प्रतिफल यानी जो प्रक्रिया रही है उसमें कितना सीखा है, और उसमें जब उन्होंने विश्लेषण करके देखा तो जितना उन्होंने उनके उद्देश्य निर्धारित किए थे उतना आउटकम यानी प्रतिफल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एतत् उदाहरणम अस्ति तस्य, यह किसका उदाहरण है? सुनना पुनः से कि कोई भाषा शिक्षिका एक कक्षा को पढ़ाकर अपनी जो दिनचर्या के कार्य वाली डायरी में लिखती है कि छात्रों को भाषा क्रीड़ा तो बहुत रुचिकर लगा, वे उसमें सक्रिय रूप से उन्होंने भाग भी लिया, लेकिन जो तीसरा समूह में उन्होंने बांटा था उसमें अपेक्षित फल की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा उदाहरण क्या कहलाता है? क्या वह एनेक्डोटल रिकॉर्ड है? एनेक्डोटल यानी उपाख्यानात्मक वृत्तस्य, परावर्तक चिंतनस्य, निरीक्षणस्य, आकलनस्य। तो साथियों यह इसका सही आंसर होना है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब इसको समझिए आप, नहीं तो आप एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो मैं एनेक्डोटल को समझाता हूँ, उसके उपरांत जहाँ भी पोर्टफोलियो वाला प्रश्न आएगा फिर वहाँ उसको अपन विश्लेषित करते हैं। देखिए कि एक तो इसके आपको उपनाम याद होना चाहिए। तो अंग्रेजी में तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं और इसे बोलते हैं उपाख्यानात्मक वृत्तस्य। यदि ये भी ऑप्शन में ना आएगा तो फिर आएगा आकस्मिक निरीक्षण आलेख। आकस्मिक निरीक्षण आलेख, निरीक्षण आलेख। तो एक तो ये नाम ध्यान रखना। यदि ये भी ऑप्शन में नहीं आए तो फिर आपको ध्यान रखना है घटनावृत्त। क्या ध्यान रखोगे? घटनावृत्त। यानी देखो इसके कितने नाम हो गए? एक तो उपाख्यान रिकॉर्ड हो गया, आकस्मिक निरीक्षण आलेख हो गया, घटनावृत्त हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया। अब समझना ये है क्या। यानी एनेक्डोटल का अर्थ, तो यदि आपसे पूछे कि एनेक्डोटल का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ तो संक्षिप्त घटनाएं, संक्षिप्त घटनाएं या संक्षिप्त कोई प्रसंग है। जैसे माना कि और इन संक्षिप्त घटनाओं और संक्षिप्त प्रसंग की जो कोई अध्यापक गुणात्मक टिप्पणी करता है। कौन सी टिप्पणी? गुणात्मक। और तो इसमें ध्यान रखना कि इसका एनेक्डोटल का अर्थ तो संक्षिप्त घटनाएं या प्रसंग हो गया। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी यह क्या करता है कि व्यक्ति जो छात्रों का व्यक्तित्व है उसका अवलोकन करता है, और यदि उन्हें कोई छात्र विशेष भिन्न लगे, आचरण में भिन्न लगे, उनका चिंतन करने की प्रक्रिया में भिन्न लगे, चाहे अन्य छात्रों से उसका कौशल भिन्न है, तो यह उसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बालक, जैसे माना कि इसमें क्या हुआ कि सभी छात्रों ने भाग भी लिया, सभी ने रुचि भी दिखाई, सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन सब और में तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, लेकिन तीसरा समूह में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हुआ। तो शिक्षिका ने अपनी डायरी में गुणात्मक टिप्पणी की कि जो तृतीय समूह है उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे माना कि एक उदाहरण द्वारा समझते हैं।
कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ाने गया तो सभी छात्रों की मंशा थी कि आज पढ़े नहीं, आज अपन खेल खेलने में रुचि दिखाते हैं। अब सभी छात्र खेल खेलने में रुचि दिखाते हैं, लेकिन एक लड़का है मोहन, जो निरंतर किसी गणित विषय को पढ़ा जा रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है खेल में। बाकी सभी छात्र उत्साहित हैं और खेलने के लिए तत्पर हैं, उनको मज़ा भी बहुत आ रहा है, लेकिन एक छात्र है कि वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अध्यापक उससे पूछता है कि भाई आपको क्यों इंटरेस्ट नहीं है इसमें? तो वो कहता है कि मुझे गणित में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं तो गणित को मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, खेल खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये भिन्न गुणों का प्रदर्शन है। अब वो या तो उसका भिन्न सोच हो सकती है, यानी या तो वो औरों से भिन्न आचरण कर रहा है, भिन्नों से चिंतन प्रक्रिया कर रहा है, या फिर उसका स्किल अलग है औरों से। तो छात्रों में ऐसा भिन्न गुण का प्रदर्शन हो और आकस्मिक है, अचानक, ऐसा नहीं है कि भाई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया हो, आकस्मिक कोई छात्र ऐसा करता है तो फिर इसे ही बोला जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और तुरंत कोई भी अध्यापक उसके उस कार्यों को देखेगा, अवलोकन करेगा और उसकी डायरी में उसको गुणात्मक टिप्पणी लिख देता है। जबकि पोर्टफोलियो तो एक फाइल होती है पूरी, उसमें प्रत्येक दिन के जो भी चीज़ें हैं उसका क्या रिकॉर्ड है, अभिभावक को भी दिखाया जाता है, छात्र को प्रगति को दिखाया जाता है। चलो उसके बाद में बात करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भाषा अधिगमार्थ किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। भाषा अधिगम यानी सीखना, यानी भाषा अधिगम में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? अतिरिक्त पठन सामग्री, बाल साहित्यम, अभ्यास प्रपत्रम, पाठ्य पुस्तकम। यदि भाषा को अधिगम करना हो प्राथमिक स्तर पर तो बालक को बाल साहित्य का परिचय कराना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। यह प्रश्न कह रहा है कि लेखन कौशल विकास क्रम में किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम। लेखन कौशल के विकास में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या शुद्ध वर्तनी का प्रयोग महत्वपूर्ण है? प्रदत्त संवादानाम प्रयोगेन सह लेखनम निर्देशियात, या कोई संवाद को प्रयोग करके लिखना उसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेखने भवताम मतानाम विचाराणाम अनुभवानाम च अभिव्यक्ति। लेखने भवताम मतानाम यानी लेखन में अनेक मतों का और विचारों का अनुभव को अभिव्यक्त करना है, या सुंदर हस्ताक्षर लेखनम, या सुंदर रूप से लिखना लेखन है। तो लेखन कौशल के विकास क्रम में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विद्यार्थिनः आनंदार्थम पठनम सामान्य पठनम कौशल विकासः च यस्मिन् पठने उद्देश्यम अस्ति तत् पठनम कथ्यते। यह प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी की सामान्य पठन कौशल विकास च, यानी सामान्य पठन कौशल के विकास के लिए अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा उसका क्या कराया जाना चाहिए। विद्यार्थी ने आनंदार्थम पठनम, जिससे विद्यार्थी प्रसन्नतापूर्वक पढ़ते हैं। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि यदि अध्यापक ने आदर्श वाचन किया, उसके बाद उसे ही छात्र आनंद पूर्वक यदि पढ़ते हैं पुनः, तो उसे क्या कहेंगे? व्यापक पठनम, प्राक पठनम, पश्चात पठनम, गंभीर पठनम। तो पोस्ट रीडिंग कहेंगे, क्योंकि जब अध्यापक ने पढ़ा और उसके पश्चात छात्र पढ़ेगा तो उसे पोस्ट रीडिंग कहेंगे, या फिर पोस्ट रीडिंग ना आए तो अनुवाचन आएगा। फिर अनुवाचन आएगा। ठीक है, तो अनुवाचन भी ना हो तो फिर अनुकरण वाचन आप कर सकते हो। तो पहले अध्यापक आदर्श वाचन करता है, उसके बाद अनुवाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, समवेत वाचन होता है, मौन वाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समय शिक्षा का छात्रेभ्य
वृत्तपत्र स्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि वेतरत् प्रतिवेदनं पठितुं तदुपरि स्वटिप्पणीं च लेखितुं सा निर्देशति। अत्र वृत्तपत्रांशः यः शिक्षिकया व्यवहृतः स कथ्यते। बताइए, प्रतिवेदन लेखन के समय अध्यापिका छात्रों को वृत्तपत्र से संबंधित कुछ प्रतिवेदनों को वितरण करती है। प्रतिवेदनम पठितुम, प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए तथा उसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखने के लिए वह निर्देश देती है। सा निर्दिशति, वह निर्देश देती है। अत्र वृत्तपत्रांश है, यहाँ जो वृत्तपत्र शिक्षिका द्वारा व्यवहार में लाया गया उसे क्या कहते हैं? समझना पुनः हिंदी अनुवाद। प्रतिवेदन लेखन शिक्षण के समय में अध्यापिका छात्रों को वृत्तपत्र से संबंधित कुछ प्रतिवेदनों को वितरण करती है। प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए तथा उसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखने के लिए वह निर्देश देती है। यहाँ जो वृत्तपत्र शिक्षिका द्वारा व्यवहार में लाया गया उसे क्या कहते हैं? क्या अध्ययन सामग्री लर्निंग एड बोलते हैं, या अध्ययन अध्यापन वस्तु बोलते हैं, या अध्ययन अध्यापन विधि बोलते हैं, या शिक्षण सामग्री बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाधिगमे सामाजिक वार्ता विनियम महत्वपूर्ण भूमिका भजते एवं उक्ति कस्य? समझिएगा कि भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इदम उक्तिम कस्य, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बताओ किसका है, पूछा भी जाएगा। यह चारों ही ऑप्शन देख लीजिए, कितने बेहतरीन ऑप्शन है। पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, चॉम्स्की। ऐसे बाल विकास में ऐसा अध्ययन किया इन्होंने कि कोई सा भी परीक्षा एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि इनके बारे में पूछा नहीं गया हो। तो पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, बिल्कुल एक एक में आपको अंतर नज़र आना चाहिए कि पियाजे की विचारधारा क्या है, वाइगोत्स्की की विचारधारा क्या है, चॉम्स्की की विचारधारा क्या है। यदि इनको आप अच्छे से समझ कर जाते हो तो परीक्षा में आपका जो प्रदर्शन है औरों से आगे हो जाएगा। और यदि इनमें से आपके गलत हो गए ना प्रश्न, तो फिर आप भी जानते हो फिर क्या होना है। तो समाज से जोड़ने का काम भाषा अधिगम को तो एक ही विचारक करते हैं और वह है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की आपको पता होगा, इनका जो बाल विकास के संदर्भ में इनका सिद्धांत भी है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। सामाजिक सांस्कृतिक के यदि आपसे अन्य नाम भी पूछ ले तो निकट विकास का सिद्धांत, क्या शानदार अवधारणाएं रही है। जेडपीडी आपने पढ़ा होगा, जेडपीडी निकट विकास का सिद्धांत। निकट विकास का सिद्धांत आपने देखा ही होगा। जेडपीडी क्या है? शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं, यानी कोई की आपकी सहायता मिले तो आप में कितना सुधार या कितना अधिगम बढ़ता है, और यदि आप स्वतंत्र रहते हैं उसके बिना तो आप में कितना अधिगम में वृद्धि होती। एक तो ये जेडपीडी जो ये धारा है, विचारधारा है, इसको आपको, और इनका एक सिद्धांत का नाम और ध्यान रखना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो है ही सही है, और एक ये हो गया जेडपीडी यानी निकट विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का सिद्धांत, और एक नाम और है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का है। और वाइगोत्स्की आपको पता है
सामाजिक रचनावाद के जनक भी कहे जाते हैं और सामाजिक निर्मितवादी इनकी अवधारणा भी है। और समाज को ही ज़्यादा महत्व देते हैं कि बालक जो भी सीखता है भाषा वगैरह वो समाज में ही रह कर के सीखता है। ठीक है भाई, इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संभाषण कौशले अत्यंतम महत्वपूर्णम अस्ति। संभाषण कौशल में बताओ सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या संदर्भानुसारम परिस्थिति अनुसारम च कथनम महत्वपूर्ण है, क्या मृदु भाषणम महत्वपूर्ण है, क्या आलंकारिक भाषा प्रयोग महत्वपूर्ण है, या स्पष्टम शुद्धम उच्चारणम। संभाषण कौशल की बात हो रही है। भाषण कौशल, संभाषण कौशल या फिर वाचन कौशल की बात हो रही है। तो सभी चीज़ें ज़रूरी तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संभाषण में सबसे महत्वपूर्ण होगा आलंकारिक भाषा का प्रयोग। संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देखो, शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, भाषा मृदु होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, और संदर्भानुसार परिस्थिति अनुसार भी होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आलंकारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए संभाषण में। क्योंकि जो आलंकारिक भाषा क्या करती है, संभाषण में चार चांद लगाने का काम करती है, और संभाषण में चार चांद लगने भी चाहिए, इसलिए आलंकारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिएगा, एकस्य भाषाया अधिगम समय छात्र है काम, यहाँ पर काम विशिष्ट समस्या अनुभूति इति अवगंतुम शिक्षकः याम परीक्षायाम आयोजयति सा कथयते। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार, समझिएगा इसको। कि बालक एक भाषा सीखते समय विशेष समस्या का अनुभव करता है। भाषा को सीखने में समस्या है, भाषा की बात हो रही है, कोई टॉपिक प्रकरण है, कोई सिद्धांत को सीखने की बात नहीं हो रही है। किसी भी भाषा को सीखते समय विशेष समस्या का अनुभव करता है। उसको जानने के लिए शिक्षक को जो परीक्षा आयोजित करना है उसे कौन सी परीक्षा कहेंगे। किसको जानने के लिए कि भाई बालक को भाषा को सीखने में कहाँ समस्या हो रही है। देखो, आप सोच रहे होंगे परीक्षण आप निदानात्मक की ओर जाओगे, जबकि यहाँ पर निदानात्मक नहीं है। यहाँ पर वो कारण तो जानेगा ही सही, लेकिन कारण तब जानेगा ना जब बालक बोलेगा। बालक को भाई शब्दों को ग्रहण करने में समस्या है क्या, कहाँ पर है, तो निदानात्मक जांच तो करेगा ही सही, लेकिन जो टेस्ट करेगा, जो परीक्षा रहेगी वह रहेगी मौखिक परीक्षा। और मौखिक आ जाए या मौखिक ना हो ऑप्शन में तो संवादात्मक परीक्षा, उससे बातचीत करेगा, संवाद करेगा, तभी तो बाद में फिर वो निदान करेगा, और निदान के बाद फिर उसका उपचार करेगा। तो पहले यानी बालक एक भाषा सीखते समय विशेष समस्या का अनुभव करता है। उसको जानने के लिए शिक्षक जो परीक्षा आयोजित करता है उसे संवादात्मक परीक्षा कहते हैं। यदि संवादात्मक ऑप्शन में ना हो तो मौखिक परीक्षा कहते हैं। ये आ गया आपका पोर्टफोलियो। समविभाग पोर्टफोलियो विषय का उक्ति समीचीना, यानी समविभाग विषय यानी छात्रों की कृतियों का संग्रह तथा सुरक्षित स्थापन। चलो इसको मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। यानी ये पूछ रहा कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो यानी समविभाग क्या है। तो छात्राणाम कृतीनाम संग्रहता सुरक्षिता स्थापनम एतस्य प्रमुख प्रयोजनम। तो इस पोर्टफोलियो का प्रमुख जो उद्देश्य होता है छात्रों की कृतियों का संग्रह तथा सुरक्षित स्थापन समविभाग यानी विषय का प्रमुख प्रयोजन है। ठीक है, क्या बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एतेन शिक्षकस्य समयस्य संचय भवति अपि च छात्रा कार्यरता तिष्ठन्ति। यह शिक्षक के समय में किया जाने वाला छात्रों के कार्यों का संगठित प्रारूप। अब सुनो, पोर्टफोलियो क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि पोर्टफोलियो क्या है
तो आपका आंसर होना चाहिए कि पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल है जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को नमूना कार्य पत्रक के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग फाइल होती है, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने में हो रहे परिवर्तनों को अथवा प्रगति को शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चों को स्वयं देखने व समझने के लिए पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी प्रगति को शिक्षक भी जानेगा, उसके माता पिता जानेंगे, उसके अभिभावक यानी और वो खुद भी जानेगा, छात्र भी। इसके लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो प्रत्येक बच्चे कैसे बनाया जाता है, तो इसका उत्तर ये होगा कि प्रत्येक बच्चे के द्वारा किए जाने वाले विशेष क्षेत्रवार कार्य के नमूनों को वर्गीकृत करके लगाया जाता है। प्रत्येक नमूना पत्रक शिक्षक द्वारा उद्देश्यों के सापेक्ष विश्लेषित करते हुए यहाँ भी गुणात्मक टिप्पणी लिखकर लगाया जाता है। गुणात्मक टिप्पणी ध्यान रखना एनेक्डोटल में भी होती है, आकस्मिक जो आलेख था, इसको कक्षा कक्ष में सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, इसके लिए बच्चों की मदद भी ली जाती है। और इसमें एक शब्द आता है पृष्ठपोषण। ये पृष्ठपोषण ध्यान रखना, पृष्ठपोषण भी होता है पोर्टफोलियो में। पृष्ठपोषण अंत में फीडबैक प्रदान किया जाता है। तो पृष्ठपोषण क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाए कि पोर्टफोलियो में पृष्ठपोषण क्या है, तो बच्चे की सीखने की स्थिति को अभिभावक के साथ प्रतिमाह बैठक में शेयर किया जाता है कि प्रत्येक माह छात्र में कितने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए, तो अभिभावक के साथ प्रतिमाह बैठक में शेयर करना, उनसे बच्चे के सीखने के बारे में तथा विद्यालय की कार्य प्रक्रिया के बारे में रचनात्मक सुझाव प्राप्त करना, उनसे, किनसे, उनके अभिभावक से, कि बालक के सीखने के बारे में और विद्यालय में क्या सुधार, कौन सी प्रक्रियाएं और अपनाना चाहिए, रचनात्मक सुझाव प्राप्त करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये पृष्ठपोषण में है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न देखिएगा कि स्वरोच्चारणम अस्ति विविधता, स्वरोच्चारणम अस्ति विविधता, तो स्वर उच्चारण करते समय विविधता किसकी होती है भाई? ध्वनि की होती है, वायु की होती है, निधातस्य की होती है, इंद्रियस्य की होती है। तो स्वर का उच्चारण करते समय जो विविधता होती है वो साउंड की होती है, ध्वनि की होती है, ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वाणी गृहे अधिकम न वदति किंतु विद्यालय बहु वार्तालाप करोति एतत् सूचयति यत्। यानी एक वाणी नामक बालिका है जो घर पर तो अधिक नहीं बोलती, यानी घर पर कम बोलती है, किंतु विद्यालय में बहुत बातें करती है। एतत् सूचयति यत्, इससे क्या सूचित होता है बताइए, इससे क्या सूचित होता है? घर में तो बोलती नहीं, विद्यालय में बहुत बातें करती है, एक वाणी नामक बालिका है। क्या विद्यालये तस्या विचाराणाम स्वीकृति लभ्यते, क्या विद्यालय में उसके विचारों को स्वीकृति दी जाती है? बहु वार्तालापम कर्तुम विद्यालय अवसरम लभ्यते, या फिर विद्यालय में बहुत वार्तालाप करने का अवसर दिया जाता है। शिक्षक कक्षाया अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाति, शिक्षक कक्षायाम अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाति, या शिक्षक कक्षा में अनुशासन पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्वगृहम तस्य नैव रोचते, या फिर उसके घर में उसे बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो इसका आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या कह रहा है कि शिक्षक कक्षा अनुशासन के विषय में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए जो बालिका घर पर अधिक नहीं बोलती लेकिन विद्यालय में ज़्यादा बोलती है। तो इसका तात्पर्य है कि कक्षा में अनुशासनहीनता हो रही है। फिर यदि घर पे भी ज़्यादा बोले और विद्यालय में भी वो जिज्ञासु हो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो फिर भी बात बनती है। लेकिन यहाँ तो एक वाणी नामक बालिका है जो घर पर अधिक नहीं बोलती है किंतु विद्यालय में बहुत बोलती है।
इससे यह सूचित किया है कि शिक्षक कक्षा अनुशासन के विषय में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वाणी कक्षा में अधिक बातचीत करती है। भाषा दक्षतायाम के द्वे तत्वे सन्निविष्टे। और भाषा में ऐसे प्रश्नों में बालिकाओं के नाम ही आएंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले उनके पिताजी होते हैं और पिताजी को उनकी बालिकाएं बहुत प्रिय है, इसलिए उनके नामों का समावेश होता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ पर बालिकाओं के नाम होंगे, बालक के नाम बहुत कम मिलेंगे। अब समझ सकते हो आप। भाषा दक्षतायाम के द्वे तत्वे सन्निविष्टे। भाषा दक्षतायाम के दो तत्व सन्निविष्टे, यानी भाषा में कौन से दो तत्वों का समावेश महत्वपूर्ण है? लिप्यंतरम सुंदरम हस्ताक्षरम च। बताइएगा। बी ऑप्शन है शुद्धता धारा प्रवाह च। भाषा दक्षता में क्या सुंदर राइटिंग होना चाहिए, क्या शुद्ध उनका धारा प्रवाह होना चाहिए, या द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम च, या तीव्र पठन होना चाहिए, वो भी क्रम में होना चाहिए। क्रम वीक्षणम से तात्पर्य होता है अगले क्रम के शब्दों को देखकर मस्तिष्क में अंकित करते रहना। या फिर योग्यम उच्चारणम गंभीरतया पठनम च। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम च, यानी एक तो शीघ्रता से, यदि कोई भाषा में दक्ष है तो वो पढ़ने में तीव्र रहेगा, ठीक है। एक वह जो पढ़ता जाएगा तो वो आने वाले शब्द जो पढ़ने में आने वाले हैं उनका चित्र मस्तिष्क में अंकित होता रहेगा। क्रम वीक्षणम का तात्पर्य है कि अगले क्रम के शब्दों को देखकर मस्तिष्क में अंकित करते रहना। तो संस्कृत भाषा में यदि दक्षता आपको प्राप्त करना है तो शीघ्रता से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तीव्र गति से पढ़ना ज़रूरी है। छात्राणां लेखन कौशलस्य आकलनार्थं शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानं दद्यात्। प्रश्न कह रहा है कि छात्राणां लेखन कौशलस्य, यानी छात्रों के लेखन कौशल के जांच के लिए अध्यापिका द्वारा प्रमुखता से बालक द्वारा, यानी बालकों के किन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। किस कौशल के विकास आकलन करने के लिए? लेखन कौशल का आकलन करना है शिक्षिका को। क्या शुद्ध वर्तनी पर ध्यान देना चाहिए, या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य रचना पर ध्यान देना चाहिए? सी ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए और डी ऑप्शन है आलंकारिक भाषा प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होना है, तो देखिएगा डी ऑप्शन में दे रखा है आलंकारिक भाषा प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो आलंकारिक भाषा प्रयोग पर तो अभी अपन ने देखा था भाषण कौशल में ध्यान देना चाहिए, तो डी ऑप्शन तो होना ही नहीं है। और ए ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी का ध्यान देना चाहिए भाई, लेखन में भी देना चाहिए, लेखन में शुद्ध वर्तनी का ध्यान देना चाहिए, जबकि शुद्ध शब्दों के प्रयोग पर ध्यान भाषण कौशल में देना चाहिए। बी ऑप्शन व्याकरण दृष्टिया शुद्ध वाक्य रचना, ये भी इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके ए बी सी तीन ऑप्शन तो सही होंगे सही, लेकिन इनमें भी सबसे प्रमुख ध्यान किस पर देना चाहिए? तो फिर इसका ऑप्शन होना है ऑप्शन नंबर सी, विचारों की अभिव्यक्ति पर। किस पर ध्यान देना चाहिए? विचारों की अभिव्यक्ति पर। प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन पद्धति ऐसे लाभ अस्ति, यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन पद्धति से क्या लाभ है? आगमन विधि आपने देखा ही होगा, इंडक्टिव मेथड यह गणित शिक्षण में प्रयोग होती है, सैद्धांतिक विषयों के शिक्षण के लिए उपयोगी है, भाषा शिक्षण में व्याकरण के शिक्षण के लिए उपयोगी है,
आगमन विधि में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, लेकिन रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। चिंतन तर्क क्षमता का विकास होता है, लेकिन आगमन विधि से पाठ्यक्रम समय से समाप्त नहीं होता है। आगमन विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तक की रचना नहीं की जा सकती है, निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो आगमन निगमन विधियाँ एक दूसरे के पूरक है, विपरीत तो है सही, पूरक भी है। ठीक है, चलो क्या बात करती है आगमन विधि कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन विधि का लाभ है। कक्षायाम अनुशासनम रक्षति, क्या कक्षा के अनुशासन की रक्षा करती है। अब आगमन विधि में तो खोज करेगा बालक, खुद चिंतन करेगा, तो वहाँ पर अनुशासनहीनता तो होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होना है। विद्यार्थी अल्पे एवं समय अधिकम पठितुम शक्नोमि, विद्यार्थी अल्प समय में अधिक पढ़ पाएगा, ये तो निगमन विधि से होता है, तो ये तो निगमन विधि का गुण है, जबकि तो दोष है आगमन विधि का। विद्यार्थी भी गृह कार्य करने से आवश्यकता नास्ति, अरे भाई आगमन विधि में तो बहुत ज़्यादा गृह कार्य करना होता है, अलग अलग शब्दों को बना करके नियमों का निर्धारण करना होता है, तो ये भी ऑप्शन सी भी सही नहीं है। फिर यही बचा विद्यार्थी न है रटना अभ्यासम न कुर्वन्ति, आगमन विधि है वो बालकों को रटाने का अभ्यास नहीं करती है, तो यही इसका लाभ है। तो रटने का अभ्यास तो निगमन विधि से होता है और खोज करने के सिद्धांत पर आधारित आगमन विधि है, तो सही है भाई, रटने का अभ्यास आगमन विधि नहीं कराती है। ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाषा तावत् अभिव्यक्ते स्वं तव्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यमम अस्ति, यानी भाषा अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्तिकरण यानी प्रकट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। क्या प्रचार का माध्यम है, क्या संग्रह का माध्यम है, क्या विचार विनिमय का माध्यम है, या सभी का माध्यम है। तो भाषा अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विचार विनिमय का आदान, विनिमय यानी क्या होता है, आदान प्रदान करना, तो विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो बताओ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकम अस्ति, भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति, भारतीय छात्रों के शिक्षण के लिए किसकी बहुत आवश्यकता है। क्या मातृभाषा शिक्षण की है, क्या मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा शिक्षण की है, कि मातृभाषा तथा आंग्ल भाषा शिक्षण की है, का अपि त्रिस्त्र भाषा, क्या तीनों भाषाओं की है, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र पढ़ा होगा आपने, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना है कि भारतीय छात्रों को शिक्षण में जो बहुत अधिक आवश्यकता है तो मातृभाषा की भी है, वहाँ की क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय भाषा की भी है, और अंग्रेजी भाषा की भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखितेषु कावा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आती है। चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, उपयुक्त सर्वमपि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपयुक्तम सर्वमपि। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, भाषा शिक्षण में कौन से शिक्षण में, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध पठन के लिए, किसी के भी लिए नहीं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत
दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत यहाँ देखो, समझना ध्यान से, यहाँ पर उस सामग्री की बात की जा रही है जिसमें देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, जबकि भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सामग्रियाँ तो काम आती है, लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री काम नहीं आती है। श्रव्य सामग्री काम आती है, लिंगवा फोन है, भाषा यंत्र प्रयोगशाला विधि है, लेकिन यहाँ पर दृश्य श्रव्य पूछा है एक साथ दोनों को ही। जैसे टीवी क्या काम आती है भाषा शिक्षण में, तो यह सीटेट में पूछा गया प्रश्न है दिसंबर 2016 में। और प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण है दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल उपयुक्ता भवती, क्या शुद्ध उच्चारण में उपयोगी है, क्या शुद्ध लेखन में उपयोगी है, या शुद्ध, यदि यह श्रव्य सामग्री की बात होती तो ये तीनों में उपयोगी हो जाती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, और बोर्ड ने इसका आंसर डी ही माना है। वैसे थोड़ी थोड़ी उपयोगी तो होना ही चाहिए दृश्य सामग्री, लेकिन ये श्रव्य सामग्री में ही, यानी श्रव्य सामग्री जरूर शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पढ़ने में काम आती है, लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदा छात्रा विराम चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते, यानी जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब वे क्या प्राप्त करते हैं, तदा ते क्या प्राप्त करते हैं। क्या वो संभाषण कौशल को बढ़ाते हैं, क्या वह सृजनात्मकता में विकास करते हैं, क्या वह स्वयं के अधिगम कौशल को और सुदृढ़ करते हैं, क्या वह लेखन कौशल में शुद्धता को प्राप्त करते हैं। तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी। यदि जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब वे अपनी लेखन शुद्धता को बढ़ाते हैं, लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है। बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है, पढ़िएगा चारों ऑप्शन और उत्तर बताइए क्या होना चाहिए इसका। बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है। भाषा अधिगम में एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, बी ऑप्शन कहता है भाषा अधिगम में समस्या सृष्टिम करोति, सी ऑप्शन कहता है भाषा शिक्षणे एका बाधा, डी ऑप्शन कहता है भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी। तो बहुभाषिकता में भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन है, सही है। भाषा अधिगम समस्या सृष्टिम करोति, भाषा अधिगम में बहुभाषिकता समस्या करती है, गलत है। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता बाधा का काम करती है, ये भी गलत है। भाषा के संसाधन में को प्रयोग करने में प्रमादकारी यानी आलसी बनाती है। तो बी सी डी तीनों ही ऑप्शन नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि बहुभाषिकता, क्योंकि छात्रों बहुभाषिकता का तात्पर्य बहुत सी भाषाओं का ज्ञान, भाषा को सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति, तो भाषा का प्राथमिक रूप है क्या लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है, संकेत भाषा है या फिर व्याकरण की भाषा है। तो भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना है, ऑप्शन नंबर सी। भाषायां व्याकरण शिक्षणम, भाषायां व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकं भवति, व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। तो बताइएगा, यानी व्याकरण शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है भाषा में, संख्यात्मकता आवश्यक है, साक्षरता आवश्यक है, शुद्ध आवश्यक है या फिर वाक प्रवाह से आवश्यक है। तो छात्रों
भाषा शिक्षण के लिए शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा शिक्षण के लिए शुद्धता का होना आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाषायाम व्याकरण शिक्षणम शुद्धतायाः समीकरणाय सहायकम भवति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति? बताइएगा। प्रश्न है कि लेखन क्रिया का ज्ञान होने के लिए क्या आवश्यक है? तो लेखन क्रिया को यदि संपन्न करना है तो विराम चिन्हों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य कस्यात् है? यानी भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलन, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का आकलन करना, अधिगमे त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, अधिगम की त्रुटियों का निरीक्षण करना तथा निम्नता से उनका परिष्करण करना, शिक्षार्थिषु त्रुटि नाम अन्वेषणम, शिक्षार्थी की त्रुटि को खोजना, या विद्यार्थी नाम प्रदर्शनम दृष्ट्वा प्राप्नोति निर्णय, या विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया उसको देख करके उनकी उन्नति यानी प्रमोशन का निर्णय देना है। तो छात्रों, भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अधिगमे त्रुटिनाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, यानी भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम के त्रुटियों का निरीक्षण करना और उसका गहनता से परीक्षण करना है, गहनता से उसका परीक्षण करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालय से एकस्य चयन विद्यार्थिनः श्रवण वाचन कौशल्यो विकासनार्थ निम्नलिखित पद्धतेषु का वा पद्धति उपयुक्ता भवति? प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी? प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में श्रवण और वाचन कौशल के विकास के लिए कौन सी पद्धति? तो श्रवण कौशल और एक वाचन कौशल के विकास के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी? तो अभिनय तथा वार्ता वाचन उपयोगी है क्या? अभिनय तथा संवाद उपयोगी है क्या? कथा श्रवणम तथा श्रुत लेखनम उपयोगी है क्या? काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोगशाला उपयुक्त है क्या? तो इसका सही आंसर होना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनय तथा संवाद। तो श्रवण और भाषण कौशल के लिए प्राथमिक स्तर पर अभिनय और संवाद पद्धति उपयोगी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। भाषा शिक्षणे आगमन पद्धति ऐसे लाभ अस्ति? शायद ये प्रश्न अभी फिर पुनः आ गया है, तो इसका बता दीजिए सही आंसर। आगमन विधि के संदर्भ में क्या लाभ है? तो विद्यार्थिषु रटनाभ्यास अभाव भवति। तो छात्रों, भाषा शिक्षण में आगमन पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों में रटंत पद्धति का अभाव होता है। आगमन में रटने की पद्धति नहीं होती, निगमन में होती है। ठीक है छात्रों, 50 प्रश्न लगभग अपन ने पूर्णता की ओर प्राप्त कर लिए हैं और इसमें कोशिश की है कि यह आपके लिए निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसे थोड़ी आप स्पीड के साथ स्पीड बढ़ा करके देख लेना है। मुख्य मुख्य जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ मुझे नोट कर लेना है तो नोट कर लीजिए और तीव्र गति से अब अध्ययन को आपको अध्ययन में लग जाना है। आपकी जो पढ़ने की स्पीड है अब उसको बढ़ा देना है। ज़्यादातर आपको नोट्स नहीं बनाना है, नई नई पुस्तकें आपको नहीं खरीदना है और मेरी कोशिश रहेगी कि निरंतर मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी प्रकार उपलब्ध कराता रहूं
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए। और यदि आपको लगे कि यह आपके साथियों के लिए उपयोगी हो सकती है तो आपका दायित्व क्या है आप जानते ही हो। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।